ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने। सो टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद अ वेरी ब्यूटीफुल concept named as internal control in relation to internal control. As I have already told you what is the meaning of internal control, मैंने लास्ट 2-3 लेक्चर्स में आपको इंटरनल कंट्रोल की बातों को बताने की कोशिश की। आई टोल्ड यू द मीनिंग, आई टोल्ड यू द नीड of why we should have an internal control by different case studies, Big Bazaar, Reliance Digital, Groma, भूपेश आनंद क्लासेस, अलग अलग केस स्टडीज के हेल्प से मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई, नीड बताया, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स आर देयर। बट द पॉइंट इज, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि बेटे हुआ क्या कि अचानक इतने सारे फाइनेंशियल स्कैम्स होने लग गए कि, और एक ऐसा फाइनेंशियल स्कैम हुआ जिसने यूएस गवर्नमेंट को हिला के रख दिया। और बेटे जैसे ही वो स्कैम हुआ उसके बाद अचानक बड़े सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो गए, कुछ कमेटीज बनी, कुछ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क आया, कुछ नए एक्ट आए, सो दैट to have a check that whether that effective internal control system is there in that organization or not, and specifically for public traded companies in New York Stock Exchange, in London Stock Exchange। आप मुझे बताइए, एक पब्लिक ट्रेडेड कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में है, एप्पल कंप्यूटर्स की, एनरॉन की, लेमन ब्रदर्स की, जनरल मोटर्स की, एआईजी की, और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लोग खरीद रहे हैं शेयर्स, बेच रहे हैं, महंगे खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। अचानक एक दिन ऐसा खबर आती है कि वो कंपनी फाइनेंशियल बैंकरप्ट हो गई। तो मुझे बताइए, वो एक कॉमन इंसान, एक कॉमन यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाला वो मिडिल पीपल, और इन इंडिया और एवरीवेयर, बेटे पूरी लाइफ उसने लगा दी अपने सेविंग करने के लिए, और कुछ पैसे बचे और वो पैसों से उसने शेयर्स परचेज कर लिए, कॉमन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, और एक दिन उसको ऐसी खबर आएगी तो बताइए, क्या उसका हार्ट अटैक नहीं हो जाएगा? क्या उसको डायबिटीज नहीं होगी? क्या उसको एंजाइटी नहीं होगी? क्या उसका ट्रस्ट खत्म नहीं होगा? ये सभी बातों को देखा गया इन 2008 ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस वाज देयर। बेटा रिसेशन आना स्टार्ट हो गया, बिकॉज सेविंग्स अगर कैपिटल में कन्वर्ट नहीं होंगी तो अल्टीमेटली रिसेशन विल बी देयर। So the point is, ऐसा लगा गवर्नमेंट को ऑफ ऑल कंट्रीज, एंड स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि वो जनरली थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव हैं, तो बेटे उन्होंने लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा भाई अब ऐसा नहीं चलेगा, एनरॉन हो गया, लेमन ब्रदर हो गया, जनरल मोटर्स हो गई, एआईजी हो गया, और ऐसे ह्यूज स्कैम्स हुए इंडिया में। किंगफिशर एयरलाइंस, इंडिया में सत्यम कंप्यूटर्स, इंडिया में सहारा इंडिया में कुबेर फाइनेंस, और ऐसी हजारों कंपनीज हैं बेटे जो भाग गई, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, और बेचारे कॉमन पीपल का ट्रस्ट खत्म हो गया। अभी इस बात को इंश्योर करने के लिए दैट वेदर दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज अ इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और नॉट, कुछ स्टेप्स लिए गए। आज का ये जो लेक्चर है, मैं उन स्टेप्स के ऊपर ही बताने वाला हूं। बेटे आज का इस लेक्चर का नाम, वैसे तो मैं आपको बताऊं, इस लेक्चर का नाम है जी लेक्चर नंबर 9 है, आई विल से, but the point is, because this is very important for everywhere, whether you are doing Indian CA, whether you are doing Indian CS, whether you are doing MBA, whether you are going for CPA USA, whether you are going for CMA USA, whether you are going for ACCA London, कुछ भी कर रहे हैं बेटे, इंटरनल कंट्रोल is the most important activity of any organization. And we have seen in the last 2-3 lectures that what I mean by internal control. So the point is, मेरे जो विचार है, मेरे थॉट्स एक बार सुनेंगे, और मैं आज आपको कुछ ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो लॉजिकली अगर आप मेरी केस स्टडी से सुनेंगे तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड दैट। माय थॉट्स आर कि एनरॉन जैसे बड़े सारे फ्रॉड्स हुए दोस्त, बड़े सारे फ्रॉड्स होने लग गए, ट्रस्ट खत्म हो गया। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारता, जब जब धर्म की हानि हुई इस दुनिया में, भगवान आए और उन्होंने उस धर्म की दोबारा से स्थापना की। जैसे मैं आपको अगर एक वीडियो दिखाऊं, मैं अगर आपको वीडियो दिखाऊं बेटे, तो ये वीडियो आपको खुद बताएगा कि हुआ क्या था। मैंने वैसे लास्ट लेक्चर्स में बड़ा सारे वीडियोस दिखाए भी हैं, लेकिन अभी क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ आप बात को समझें। लेमन ब्रदर्स बैंक्रप्सी हो गई। बैंक्रप्सी एक ऐसी कंपनी जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी, एक ऐसी कंपनी जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी। आप ये बताइए उन्होंने क्या किया, किस तरह से किया, ये सारी बातें बेटे इस वीडियो में उन्होंने लेमन ब्रदर्स को बहुत अच्छे से
मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि आप अपना टाइम जब आप YouTube में जाते हैं, गूगल में जाते हैं, तो उसको प्रोडक्टिव यूज कीजिए. जस्ट हैव ए लुक ऑन दैट, केस स्टडीज प्रिपेयर कीजिए कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स, व्हाई देयर इज अ नीड टू हैव सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट, why there is a need to have a legislative framework, why there is a need to have more responsibilities on the external auditors, why there is a need to have public accountant firm board, why there is a need to have COSO, कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ट्रेडवे कमीशन. ऐसा क्या हो गया यार कि दुनिया हिल गई, जैसे एटम बॉम्ब आ गया हो, तहलका मच गया. बेटा इंटरनल कंट्रोल ही जिसका ठीक नहीं है, आप जब देखो जहां देखो देखेंगे, खाने को कुछ भी खा लेंगे, सुनने को कुछ भी सुन लेंगे, तो अल्टीमेटली वो सब कुछ आपके अंदर जा रहा है. इसका मतलब यू आर नॉट कंट्रोलिंग योरसेल्फ. एंड वी ऑल आर गार्बेज इन गार्बेज आउट. जैसा डालेंगे वैसे ही होगा. इट मीन्स अब एक नेसेसिटी फील हुई सबको. क्या नेसेसिटी आई बेटे? वो नेसेसिटी ये थी कि वी ऑल शुड हैव गुड इंटरनल कंट्रोल. हम सबका इंटरनल कंट्रोल अच्छा होना चाहिए. फाइनेंशियल स्कैम्स के बाद जब हमें पता चला, तो आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ यूएस गवर्नमेंट, तो यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ लेजिस्लेटिव में चेंजेस लाने की कोशिश की. फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट की बात हम करेंगे, सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट की बात करेंगे. मैं आपके सामने कुछ सेक्शंस बताऊंगा. सेक्शन 202, सेक्शन 204, सेक्शन 302, सेक्शन 404. उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई. आज का मुद्दा ये नहीं है, मैं जस्ट रिलेट कर रहा हूं. नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स इन रिगार्ड टू इंटरनल कंट्रोल. मतलब कहने का ये आ रहा है कि अगर आप अपने आप नहीं करेंगे तो हमने फोर्स कर दिया कि आप इसको कंप्लाई करें, क्योंकि आपका नहीं, पब्लिक का पैसा लगा है. एक मैंगो पीपल, एक कॉमन आदमी, एक आम आदमी, उस बेचारे ने मेहनत की और पैसे लगाए आप पे, ट्रस्ट की, और आप भाग जाएंगे, हम थप्पड़ मारेंगे आपको. एंड उसके साथ साथ हुआ क्या बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, कहते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम उसकी कमेटी बना देते हैं, और उस कमेटी का एक चेयरमैन होता है. जनरली वो चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज होता है, रिटायर्ड. तो बेटा एक कमेटी बनाई यूएस गवर्नमेंट ने, और और बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने, कंपनी मिलकर, क्योंकि ये सब बड़ा चिंता का कारण था. उस कमेटी का नाम रखा गया कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ट्रेडवे कमीशन, जिसको हम घर के नाम से बोलते हैं कोसो. जैसे आपका घर का नाम है बंटी, बबली, कोसो. और बेटे इतनी ज्यादा चेंजेस आए कि 2013 में इसके ऊपर एक और इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क आ गया इंटरनल कंट्रोल का. और इस कमीशन ने एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क निकाला कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस को ये करना चाहिए. ये 5 कंपोनेंट्स हैं, और इस 5 कंपोनेंट्स के 17 प्रिंसिपल्स हैं. आज जो हम यहां पर खड़े हैं, बेटे भूपेश आनंद आपको आप ही के रियल लाइफ एग्जांपल से ये एक्सप्लेन करेगा दैट व्हाट आई वांट टू से यू. मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं. आइए जी, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने फिर दोबारा से खड़ा हूं, और ये कहना चाहता हूं कि लाइफ में बड़े सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जो हमने पास्ट टेंस में किए होते हैं. हम बार बार उन्हीं को याद करते रहते हैं और अपना फ्यूचर खराब करते हैं. तो मैंने लिखा है शट द पास्ट, कट द फ्यूचर, बीन प्रेजेंट. अभी कोसो को करो, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, कमेटी की बातें कर रहा हूं, कंपोनेंट्स की बातें कर रहा हूं, प्रिंसिपल्स की बातें कर रहा हूं. और जो मैं केस स्टडी आपके सामने लेकर आऊंगा बेटे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. मैं एक छोटे से एग्जांपल, एक छोटे से बच्चे, स्कूल गोइंग स्टूडेंट की केस स्टडी लेकर आऊंगा. शायद आपके साथ भी वो बीता हो. बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव इज, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए. इसका मतलब देखिए, एक जैसे कोविड सिनेरियो की बात करें कि कोविड तो हो चुका है, 5 साल हो गए, बट द पॉइंट इज कोविड हुआ, रामलाल को, उन्होंने दवाई खाई, ठीक हो गए, एक अलग बात है. हम कह रहे हैं कि कोविड हो ही ना आपको, तो कोविड नहीं हो तो आपको दवाई एक्सटर्नली खाने की जरूरत ही ना पड़े. आप इंटरनली अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लो, अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग कर लो, अपने सोशल डिस्टेंसिंग रख लो, अपना सैनिटाइजर यूज करो, अपना मास्क लगाओ, तो आपको कोविड ही नहीं होगा. इट इज नेम्ड एज इंटरनल कंट्रोल. तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा लॉन्गिटिविटी किसकी है? इंटरनल कंट्रोल की, जो आप अंदर से करते हैं. हाँ, बाहर से आपने यूज किया, उसको दवाई खाई, ठीक हो गया, बेटे वो ठीक है, उससे तो इम्यूनिटी वीक ही होगी आपकी. तो अगर लॉन्ग रन में हमें किसी की ग्रोथ चाहिए, जीडीपी ग्रोथ चाहिए, तो बेटे इट हैज टू बी इंटरनल कंट्रोल. सो द पॉइंट इज, इस बात को रखा गया कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल.
अब सवाल ये आता है कि हम कैसे इंश्योर करेंगे, गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करेगी दैट दीज कंपनीज हैविंग अ इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल। आर्थर एंडरसन, बेटे आज वो पब्लिक अकाउंटिंग फर्म खत्म हो चुकी है जिसने एनरॉन का ऑडिट किया था और गलत ऑडिट कर दिया, गलत रिपोर्ट दे दी। बेटे ड्यू टू दैट आज एनरॉन खत्म हो गया, आर्थर एंडरसन खत्म हो गई। आप बिग फोर में देखिए कभी आर्थर एंडरसन का नाम यूज नहीं होगा, ऑडिटर्स ऑफ एनरॉन। तो सवाल आया कि किस पे ट्रस्ट किया जाए यार। तो हमने क्या किया, यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ हफड़ा दफड़ी में एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा गया कोसो, अभी अभी जो मैंने बताई, कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडवे कमीशन। फिर उसकी मीटिंग्स हुई, उन्होंने फिर एक नया 2013 में इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क लेकर आए और उन्होंने दुनिया को बताया कि अगर आप इंटरनल कंट्रोल की बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग ऑफ इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल देन दीज शुड बी द प्रीरिक्विजिट्स। अगर आप मसाला डोसा खाना चाहते हैं तो सागर रत्ना का मसाला डोसा हमने कहा ये बेंचमार्क है, इसमें ऐसी चटनी होगी, इसमें सांभर का ये स्वाद होगा, इसमें इतनी इमली होगी, इसमें ऐसा डोसा होगा, इसमें ऐसा मसाला होगा, इसमें ऐसा गन पाउडर होगा। हमने बेंचमार्क्स दे दिए बेटे, 5 बेंचमार्क्स मैं आज आपके सामने रखूंगा। 5 कंपोनेंट्स बीइंग गिवन बाय इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क कोसो। मैं इंटरनल कंट्रोल की बातें करूंगा। अच्छा, वो 5 होने के लिए हमने 17 प्रिंसिपल्स बना दिए कि भाई अगर चटनी अच्छी बनानी है तो ये करना है, सांबर अच्छा बनाना है, उसका टेस्ट कुछ खट्टा हो तो ये करना है, उसमें ड्रमस्टिक्स डालनी है, उसमें ये इतना डालना है। उसके बाद अगर हमने उसको सर्व करना है तो केले का पत्ता हो। बेटे हमने 17 प्रिंसिपल्स मैंने नहीं बनाए बेटे, कोसो के इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क ने 17 प्रिंसिपल्स दिए और 5 कंपोनेंट्स दिए जो मुझे आज आपको बताने हैं। आज का लेक्चर इसी पे है कि दैट व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू इंटरनल कंट्रोल बाय कोसो बाय दैट कमेटी। तो बेटे आज मैं आपको वही बताऊंगा कि इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो कोसो इंटरनल कंट्रोल से 5 कंपोनेंट्स, और उन 5 कंपोनेंट्स को करने के लिए हमें 17 प्रिंसिपल्स करने। जैसे आपका एक एम हो सकता है कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मेरे एग्जामिनेशन में रैंक आनी चाहिए। 12th का एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं तो 12th में आप सोचते हैं कि मैं टॉप करूंगा अपने स्कूल में, अपनी यूनिवर्सिटी में मुझे टॉप करना है, तो दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। अब ये ऑब्जेक्टिव खाली सोचने तो थोड़ी होगा, इंप्लीमेंट करना पड़ता है। क्या सच में आप कमिटेड हैं उस चीज के लिए? अच्छा, अगर कमिटेड हैं तो आपको बड़ी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कहा उन सभी चीजों का ध्यान रखने के लिए कुछ बातें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो आइए मैं आपको थोड़ी सी बात पहले बताऊंगा दोस्तों, आपको एक आइडिया दे दूंगा जिससे आपको आइडिया लगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आई थिंक अभी तक तो बात थोड़ी सी समझ आ चुकी है कि मैं कहना ये चाह रहा हूं। अभी मैं विकिपीडिया में आऊंगा बेटे, विकीपीडिया आइए बेटे, मैं विकीपीडिया की बातें करूंगा और मैं विकीपीडिया से बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ट्रेडवे कमीशन। कोसो है क्या बेटे? कमीशन बनी, एक कमेटी बनी और उस कमेटी में यह बताया गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रोथ करने के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेफगार्ड द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स, देयर हैज टू बी इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल। अगर आप मन से अंदर से ही पक्के नहीं होंगे तो आप लाइफ में कुछ अचीव कर ही नहीं सकते। तो आपका अपने आप मन से दृढ़ संकल्प होना चाहिए, उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। और इसमें उन्होंने 5 कंपोनेंट्स दे दिए बेटे, देखो, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग। आज मैं आपको ये 5 बातें बताने वाला हूं। मैं भूपेश आनंद 5 कंपोनेंट्स बताऊंगा और उस 5 कंपोनेंट्स में उनकी 17 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे, जो पहले मैं अपनी केस स्टडी की हेल्प से बताऊंगा दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू दैट। आइए सर, आज मुझे मत रोकना दोस्तों, मुझको पागल होने दो, मुझे बताने दो जो मैं बताना चाहता हूं, मुझे मत रोकना मेरे यारों। So there are 5 components of this COSO. पहला कंपोनेंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट। रटना कुछ नहीं है, अभी मैं केस स्टडी बताऊंगा उसे सब समझ आ जाएगा। कंट्रोल एनवायरनमेंट। सेकंड कंपोनेंट इज रिस्क असेसमेंट। थर्ड कंपोनेंट इज कंट्रोल एक्टिविटीज। फोर्थ कंपोनेंट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। फिफ्थ कंपोनेंट इज मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। देखिए मैंने रटा नहीं, लॉजिकली उसकी केस स्टडी बनाई, वहीं से सोचता जा रहा हूं और बताता जा रहा हूं। आपने भी वो केस स्टडी ध्यान से सुननी है अभी जो मैं बताऊंगा। With the help of that, you will understand that what are the 5 components and what are those 17 principles. और आप कोई भी एग्जामिनेशन दे इंडिया का, ग्लोबल, आप इजीली कोसो का पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है। आइए सर, मैं
एक बात और बता दूं आपको, केस स्टडी की बात अगर हम करें तो मैं एक छोटे से बच्चे की कहानी लेके चल रहा हूं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट, जिसका एक ऑब्जेक्टिव है दैट आई वांट टू हैव अ रैंक इन द स्कूल और इन द यूनिवर्सिटी। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है सर। तो इस बच्चे ने कहा अपने पेरेंट्स से कि मैं रैंक लेकर आना चाहता हूं। तो बेटे रैंक खाली कहने से तो आएगी नहीं, तो पेरेंट्स की ड्यूटी है, पेरेंट्स मतलब एल्डर्स की ड्यूटी है कि उसको एक पहले एनवायरनमेंट तो दे दें जिससे कि वो रैंक लाने में सक्षम हो, सो दैट ही कैन इजीली गेट दैट। खाली हम कहते हैं इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होगा। जो टॉप लोग हैं उस घर के, बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, जैसे किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, खाली वो कह दीजिए आवाज लगाएं इंटरनल कंट्रोल अच्छा करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मैं आपको वो बात इस स्टडी, इस केस स्टडी से बताऊं, आई वांट टू टेल यू कि भाई पेरेंट्स की ड्यूटी है कि पहले उसको एक स्टडी रूम प्रोवाइड करें, ठीक है। इंटरनेट का जमाना तो इंटरनेट प्रोवाइड करें, लैपटॉप प्रोवाइड करें, टेबल चेयर प्रोवाइड करें, मोबाइल प्रोवाइड करें। इट मीन उन्होंने एक एनवायरनमेंट बना दिया और उस एनवायरनमेंट में उन्होंने कुछ लॉज बनाए, कुछ पॉलिसीज बनाई, कुछ प्रोसेसेस बनाए, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाई कि ये करना है, ये नहीं करना है, कुछ बातें उन्होंने मेंशन कर दी। बिल्कुल ऐसा ही हम ऑर्गेनाइजेशन में करने वाले हैं। इसको बोलते हैं टोन ऑफ द टॉप, मतलब ऊपर वालों की आवाज क्या है। जैसे मैंने लिखा टोन ऑफ द टॉप, कंट्रोल एनवायरनमेंट। अभी हम देखेंगे फर्स्ट कंपोनेंट इज कंट्रोल एनवायरनमेंट। आपको ऑर्गेनाइजेशन में अगर इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चाहिए तो आपको पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। आपको you as a chief executive officer, you as a senior executive, you have to give the facilities, you have to prepare the statutes, you have to prepare the laws, you have to prepare the standards, you have to be a corporate culture। आप जो बोलेंगे, आप जो करेंगे, इंप्लॉइज वैसा ही करेंगे। बेटे रतन टाटा ग्रुप को अगर आप देखें वर्सेस धीरू भाई अंबानी ग्रुप, मुकेश अंबानी ग्रुप, तो आई थिंक यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा, उस बच्चे को हमने ये सारी फैसिलिटीज दे दी, बता भी दिया भाई इतने घंटे पढ़ना है, ये करना है, ऐसे 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 ऐसे। अब वो पढ़ना शुरू कर रहा है। आप एज ए पेरेंट ये सोच रहे हो कि यार क्या चांसेस हो सकते हैं कि वो चालाकी करे और ना पढ़े और हमें लग रहा हो कि वो पढ़ रहा है। तो हमने रिस्क को असेस करना स्टार्ट किया कि रिस्क की क्या क्या मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस हो सकता है, क्या क्या मैक्सिमम से मैक्सिमम नुकसान हो सकता है, और क्या क्या वो ऐसा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि वो ना पढ़े। इसको निकालने की कोशिश की, रिस्क को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, रिस्क को असेस करने की कोशिश की, फिर उसके बाद रिस्क को मैनेज करने की कोशिश की। ठीक है जी, कि भाई अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो कौन सा ऐसा टाइम है जब वो पढ़ना छोड़ सकता है और बाकी चीजें यूट्यूब पे देख सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अपनी बड़ी सी बुक में छोटी सी कॉमिक की बुक हो वो पढ़ रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही हम जाए अपनी वो चेंज कर दे स्क्रीन और यूट्यूब में कुछ और देख रहा हो और अल्टीमेटली फिर चेंज कर दे। तो हमने रिस्क को असेस करने की कोशिश की कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या क्या हो सकता है। तो बेटे ऐसा ही हमने ऑर्गेनाइजेशन में भी करना है। हमने पहले क्या किया, कंट्रोल एनवायरनमेंट बना दिया। अभी मैं आ रहा हूं उस पर। कंट्रोल एनवायरनमेंट में हमने क्या किया, स्टैंडर्ड्स बना दिए, हमने पॉलिसीज बना दी, प्रोसेसेस बना दिए, प्रोसीजर्स बना दिए और अपनी बातें बताई। हमने वही काम किया, दैट इज टोन ऑफ द टॉप। उसके बाद हमने रिस्क असेस किया कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये लोग उन स्टैंडर्ड्स को ना फॉलो करें, ये एसेट का लॉस हो जाए, ये ऐसे ना करें, ये चोरी हो जाए। इट मींस वी हैव एनालाइज, वी हैव आइडेंटिफाई, वी हैव असेस, वी हैव मैनेज दैट रिस्क। तो बेटा सेकंड स्टेप आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा दैट वेदर ही इज स्टडिंग in the study room or not, or whether he's really studying or not. So what is the possibility that he is wasting his time? It means रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, रिस्क को असेस करेंगे और रिस्क को मैनेज करेंगे। बेटे ये कंपोनेंट नंबर 2 होगा एज पर कोसो। भूपेश आनंद एक एक लॉजिक ऐसे समझा देगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि यार कोसो इतना मुश्किल है। कहते हैं पहले जमाने में और अभी के जमाने में बच्चा जब नहीं सोता था तो मां कहती थी चुप हो जा, नहीं तो कोसो के 5 कंपोनेंट्स और 17 प्रिंसिपल करा दूंगी। तो वो बच्चा सो जाता था, वो कहता था मुझे 5 कंपोनेंट और 17 प्रिंसिपल्स नहीं करने इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क के। बट आज के इस लेक्चर के बाद आप कहेंगे मां करा दे, मेरे को सब याद है भूपेश आनंद की केस स्टडी। तो मैंने कहा फर्स्ट स्टेप इज कंट्रोल एनवायरमेंट।
केस स्टडी आप स्टूडेंट से रिलेट करें। सेकंड स्टेप इज रिस्क असेसमेंट। अब होगा क्या जी, आपने रिस्क असेस कर लिया, एनवायरनमेंट दे दिया, अब वो एक्चुअली में काम करना शुरू करेगा, पढ़ेगा, टाइम टेबल बनाएगा, इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है, और एक्चुअली में पढ़ेगा। अच्छा, अब एक्चुअली में जब पढ़ेगा तो हम शाम को चेक करेंगे कि भाई आज तूने कितने घंटे कहां किया, क्या किया, कैसे किया। उसको पहले पूरा दिन करने देंगे, काम एक्टिविटीज करने देंगे, बट दोज एक्टिविटीज आर टू बी कंट्रोल्ड। हम कई बार प्रिवेंटिव एक्टिविटीज रखेंगे, कई बार डिटेक्टिव एक्टिविटीज रखेंगे। मतलब पूरा दिन हो गया, हम शाम को देखेंगे कि क्या सच में उसने वो चैप्टर्स किए हैं, या हम कई बार बीच बीच में जान के एक बहाने से जाएंगे और चेक करेंगे क्या वो सच में पढ़ रहा है। उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल। शाम को देखेंगे और डिटेक्टिव कंट्रोल। तो बेटे कंपोनेंट नंबर 3 जो कोसो ने दिया उसका नाम था कंट्रोल एक्टिविटीज। तो वी विल फॉलो द कंट्रोल एक्टिविटीज दैट whether that employee, whether that person to whom we have given the authority, to whom we have given the responsibility, to whom we have delegated the authority, whether he is doing as per that or not. And that can be with the help of preventive controls, authorization, रिव्यू करेंगे, अप्रूवल कराएंगे, वेरिफिकेशन कराएंगे, हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, तो हमारे को पता चल जाएगा हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने कंट्रोल कर लिया और हमें समझ आ गया कि यार इस बच्चे ने लास्ट क्लास में पिछले दिन पढ़ाई नहीं करी, खाली बोल रहा है, या इसने कंसेप्ट नहीं समझे, खाली हाँ ऊपर ऊपर से बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना एनालिसिस, अपना फीडबैक उसको पहले बनाएंगे और फिर उसको कम्युनिकेट कर देंगे, भाई नेक्स्ट डे ऐसा नहीं होना चाहिए, तूने ये गलती की है, नेक्स्ट डे ध्यान रखियो। Similarly, in an organization, component 4 is information and communication. It means हम उन कंट्रोल एक्टिविटीज से, रिस्क असेस से हम ये चेक कर लेंगे कि कहां कहां पे प्रॉब्लम है, क्या क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन को निकालेंगे और वो इंफॉर्मेशन हम उसको कम्युनिकेट कर देंगे। तो बेटे स्टेप नंबर 4, कंपोनेंट नंबर 4 इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। मैंने देखिए 5 स्टेप्स एक स्टूडेंट की केस स्टडी से बनाए और आपको रिलेट कर दिया कोसो। पूरी दुनिया में, पूरी लाइफ में कोसो कभी भूलेगा नहीं आपको अगर आप इस तरह से लॉजिकली चलते हैं। फीडबैक इज शेयर्ड टू द नेक्स्ट डे सो दैट प्रॉपर एक्टिविटीज आर फॉलोड, और लास्ट में मॉनिटरिंग करेंगे, बार बार चेक करते रहेंगे। बेटे ये प्रोसेस रुकने वाला थोड़ी है। हर रोज आप उठते हैं, खाना खाते हैं, फिर रात को सो जाते हैं, फिर उठते हैं, खाना खाते हैं, फिर अपने टीथ को ब्रश करते हैं। ऐसा थोड़ी कि एक दिन ब्रश के 5 दिन के बाद ब्रश ही नहीं करेंगे। बेटे it is a regular activity. Similarly, I have to monitor those activities again and again, because then only I can ensure that effective internal control system is there in that organization. और अगर मैं ये इंश्योर कर दूं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल है, तो काफी हद तक मैं कह सकता हूं कि मिस एप्रोप्रिएशंस कम होंगी, फ्रॉड्स कम होंगे, फाइनेंशियल फ्रॉड्स कम होंगे, अकाउंटिंग फ्रॉड्स कम होंगे, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द ऑब्जेक्टिव। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब मैं जो भी बताऊंगा, देखिए बेटे मैंने 5 कंपोनेंट्स ही लिखे हैं, ठीक है जी। इन 5 कंपोनेंट्स में कोसो के इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क 2013 ने 17 प्रिंसिपल्स दे दिए, 10, 5, 15 और 2, 17। मतलब 5 प्रिंसिपल्स कंट्रोल एनवायरनमेंट में दिए, 4 प्रिंसिपल्स रिस्क असेसमेंट में दिए, 3 प्रिंसिपल्स कंट्रोल एक्टिविटीज में दिए, 3 प्रिंसिपल्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में दिए, और 2 प्रिंसिपल्स नीचे लास्ट में मॉनिटरिंग में दिए। बेटे टोटल 17 प्रिंसिपल्स भी हमें डिस्कस करना है। मैं अभी आपको कोसो का पिरामिड भी दिखा रहा हूं, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया, और ज्यादा पता चले कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बेटे तभी तो ज्यादा लॉजिक समझ आएगा। आइए जी, मैं एक बार फिर आपके सामने आ गया, ये कोसो आ रहे हैं। अभी केपीएमजी की बात करेंगे, अभी हम यहां पर आ गए बेटे, अभी यहां हैं, और मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने, ये देखिए पिरामिड है बेटा, पिरामिड बनाया उन्होंने कहा जी 5 तो क्या है, कंपोनेंट्स हैं, और इस एक एक कंपोनेंट को पूरा करने के लिए आपको ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। टोटल 5 कंपोनेंट्स के 17 प्रिंसिपल्स हैं जो मुझे आज डिस्कस करने हैं, और वो सभी के सभी इजी है। मैं भी आपको बता दूंगा, जैसे कंट्रोल एनवायरनमेंट आने के लिए 5 कौन से प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करेंगे। अगर आप वो 5 प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो काफी हद तक वी कैन हैव अ कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंड इफ यू फॉलो दोस 4 प्रिंसिपल्स यू कैन हैव रिस्क असेसमेंट, and if you follow 3 principles you can have better edge on control activities, and if you can follow those next 3 you can have a better information and communication, and if you can follow 2 you can have monitoring activities। तो करना कुछ नहीं है, आपने उन चीजों को पूरा करने के लिए
उन 5 कंपोनेंट्स को पूरा करने के लिए आपने 17 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है और वो 17 प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करना है। अगर वो 17 प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो हम ये इंश्योर कर लेंगे कि ये है। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आइए जी, आइए आइए सर, मैं चाहता हूं कि आप लिखें। बेटे देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, आप बारात में तो आए नहीं, आपको क्या लग रहा है नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर है? बेटे नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर नहीं है, इसलिए मैं बता दूं आपको, ये आपका चेंजिंग लेक्चर है जिसमें लाइफ बदल जाती है यार लोगों की। आप समझ रहे हैं? तो आप थोड़ा सा लिखेंगे ना तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मैं सही बता रहा हूं, जब मैंने ये स्लाइड्स बनाई, अपने हाथों से बनाया है ना, मैंने पीपीटी नहीं बनाई कि ऑलरेडी किसी स्टाफ को दे दूं वो बना देगा। बेटे मुझे ज्यादा अंडरस्टैंड हुआ, मुझे लगा बहुत फायदा हुआ जब मैंने प्रिपेयर किया। तो लिखने से ज्यादा बातें समझ आती हैं। अब मैंने आपके पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक दे दिया कि आप एक बच्चे की कहानी को याद रखना, तभी आपको कंपोनेंट्स और उसके प्रिंसिपल समझ आ जाएंगे। हम आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी है ही नहीं यार, साइट है, सब कुछ देखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लिखें द कोसो रिपोर्ट, मटका बनाए और उस मटके से 2 चीजें, 2 एरोज बनाए, 5 कंपोनेंट्स, इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स विच कंप्राइजेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का 2013 में इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स, इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क आया विच कंसिस्ट ऑफ 5 कंपोनेंट्स। वी हैव जस्ट टोल्ड यू, कंट्रोल एनवायरनमेंट इज माय फर्स्ट कंपोनेंट, रिस्क असेसमेंट इज माय कंपोनेंट नंबर 2, control activities is my component number 3, information and communication is my component number 4, and 5th is monitoring activities is my component number 5। मैंने रटा कुछ नहीं, खाली उस बच्चे की केस स्टडी को समझा और उसको रिलेट करता गया। एंड देयर आर 17 प्रिंसिपल्स। ठीक है जी, तो आपको एक आइडिया लग गया कि भाई 5 कंपोनेंट्स हैं और 17 प्रिंसिपल्स हैं। मैं इस समय पहले कंपोनेंट की तरफ आ गया हूं। बेटे मैं भूपेश आनंद एक बार दोबारा से आपको लेके चल रहा हूं कहीं वेबसाइट में और आपको दिखाना चाहता हूं कि 17 प्रिंसिपल्स कौन से मैं कहना चाह रहा हूं। बेटे ये देखो, जैसे मैंने कहा ना, कंपोनेंट नंबर 1 कंट्रोल एनवायरनमेंट। अब कैसे हम इंश्योर करेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट कंट्रोल है, उसके भी 5 बातें उन्होंने बता दी। उन्होंने कहा दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स विच आर एम्बेडेड, इफ यू फॉलो दीज 5 प्रिंसिपल्स देन यू कैन इंश्योर दैट देयर इज अ कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो जैसे पहला प्रिंसिपल उन्होंने कहा जी है डेमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू इंटीग्रेटेड एथिकल वैल्यूज, अभी हम लिखेंगे। सेकंड प्रिंसिपल कहा एक्सरसाइजेस ओवरसाइट रिस्पांसिबिलिटी, अभी हम लिखेंगे। इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, अभी हम लिखेंगे। डेमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, अभी हम लिखेंगे। एनफोर्स अकाउंटेबिलिटी, अभी हम लिखेंगे। इट मींस 5 प्रिंसिपल्स अगर आपने समझ लिए तो आप कंट्रोल एनवायरनमेंट कर सकेंगे। अब हम आ रहे हैं उसी के ऊपर जो आपको लिखना है, क्योंकि देखिए जी मैंने अभी भी कहा लिखेंगे तो फायदे में रहेंगे। भाई साहब मैं तो बन गया जो बनना था, बनना आपने। अब कंट्रोल एनवायरनमेंट का मटका बनाइए, कंपोनेंट नंबर 1 एज पर इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क कोसो 2013। इसके भाइयों और बहनों 5 प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने लिख दिए, आपको लिखने हैं। लिखने से ज्यादा समझ आता है। पहला प्रिंसिपल है कमिटमेंट टू इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। पहले लिख लेते हैं, फिर मैं एक एक करके समझाऊंगा। पहला प्रिंसिपल है कमिटमेंट टू इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब पता क्या होता है? आप जो सोचते हो वही बोलते हो और जो बोलते हो वही करते हो। ये जो टॉप लेवल के लोग हैं ना, इनको इंटीग्रिटी दिखानी चाहिए। जैसे घर में फैमिली में पेरेंट्स जैसा करते हैं ना, बच्चे वैसे ही करते हैं। क्योंकि बच्चों की आंखें नहीं होती देखने की, बच्चों के कान नहीं होते देखने की, वो आंखों से सुनते हैं। इट मींस जो इंप्लॉइज, जो रतन टाटा जी या जो टॉप लेवल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, इंप्लॉइज वैसे ही करने वाले हैं। आप कंपेयर कीजिए टाटा ग्रुप वर्सेस रिलायंस ग्रुप। इट मींस टॉप लेवल, द टोन ऑफ द टॉप। टोन ऑफ द टॉप का मतलब जो टॉप लेवल की टोन है वो इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एथिकल वैल्यूज होने चाहिए। देन ओनली यू कैन हैव, यू कैन इंश्योर कंट्रोल एनवायरनमेंट। अदरवाइज कैसे होगा यार? आप बताओ, घर के बड़े ही अगर हरामी किस्म के होंगे तो बच्चे और घर के बाकी मेंबर्स भी हरामी होने वाले हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आई हैव यूज्ड दिस वर्ड, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई वांट टू एक्सप्लेन इट। So the point is, principle number 1 is commitment to integrity and ethical values. The commitment should be from the top. It is a tone of the top. And the second principle is, in order to have that, ensure that control environment, board of directors are responsible for internal control. ऐसा नहीं है कि हमने पल्ला झाड़ दिया। एनरॉन के मालिकों ने कहा जी, सीईओ ने कहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा जी हमने तो आर्थर एंडरसन रखी थी, इसको पकड़ो। नो बेटे, दोज पर्सन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑल्सो, कि भाई हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमारे फैमिली मेंबर्स में सब ठीक हो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी शुड हैव इंटरनल कंट्रोल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। आप भाग नहीं सकते। अभी मैं बताऊंगा सार्बस ऑक्सले एक्ट में उन्होंने कहा जी सर्टिफिकेशन दो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कि आपके यहां पर इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, अभी मैं बताऊंगा। So the point is, you are getting a point. So I want to say that this is component number 1, that is control environment, and that can be possible if I follow these 5 principles. First principle is there has to be ethical, there has to be integrity, and that should be the tone of the top. From the top level, it should become. Second point is board of directors are responsible. You know, principle number 2, they are responsible. आप ये नहीं कह सकते I am not responsible, मेरी ड्यूटी नहीं। भैया घर के मुखिया तो आप हो। आज हम G20 के प्रेसिडेंट बन गए, प्रेसिडेंटशिप आ गई इंडिया के पास, तो नरेंद्र मोदी जी ये थोड़ी कह सकता जी कि मैंने नहीं किया, ये सब नीचे वाले नहीं। यू आर फर्स्ट पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर आपको फेम चाहिए तो आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है, अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। इट मीन प्रिंसिपल नंबर 2, आई थिंक यू आर बेटर अवेयर ऑफ। मैनेजमेंट को अब क्या करना है, जैसे मैंने कहा था उस बच्चे की केस स्टडी में कि टेबल देना है, कमरा देना है, इंटरनेट फैसिलिटी देनी है, लैपटॉप देना, तो मैनेजमेंट को पहले वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए अथॉरिटी बनानी है, स्ट्रक्चर बनाना है, स्टैंडर्ड्स बनानी है, पॉलिसीज बनानी है, प्रोसीजर्स बनाने हैं, प्रोसेसेस बनाने हैं। बेटा पहले आप बनाओगे तभी तो किसी को कहोगे आप फॉलो करो। तो प्रिंसिपल नंबर 3 इज मैनेजमेंट एस्टैब्लिशेस स्ट्रक्चर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक बच्चों को नींद आ रही थी, दूसरा झुक के पढ़ रहा है, थप्पड़ मारूंगा कान पे। बेटे मैं अमेरिका की बातें कर रहा हूं और एक ऐसी बात कर रहा हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। आई थिंक प्रिंसिपल नंबर 3 आप सबको समझ आ रहा है। प्रिंसिपल नंबर 4, बेटे कंट्रोल एनवायरनमेंट में हमें इस बात का भी चेक करना है कि जो हम इंप्लॉयज को रख रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कर रहे हैं, उसमें इस बात का चेक करना है कि वी आर हायरिंग द करेक्ट पीपल। A right peg on a right hole, a square peg on a square hole. मतलब जैसी हमें रिक्वायरमेंट है, supposedly we require a person, you know, who has an accountant background, finance background knowledge. So that can be a CFA USA or ACCA or CMA USA or CA or CS or CMA. It means उसका finance background होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने किसी ग्रेजुएट को रख लिया और साइंस गए। It means because कमिटमेंट तभी आती है जब आप यू शुड बी कमिटेड कि आपको राइट पीपल हायर करना है। इन्फोसिस में ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दे ऑलवेज हायर द राइट पीपल, बिकॉज देन ओनली यू कैन फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव्स, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव्स तो पूरे नहीं होंगे। आपको राइट पीपल हायर करने हैं, उनको डेवलप करना है, उनको रिक्रूट करना है, उनको मेंटेन करना है। दैट शुड बी द कमिटमेंट कि आपको सही लोग अपॉइंट करने हैं। दिस इज प्रिंसिपल नंबर 4। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन दीवारों से नहीं बनती, इंप्लॉइज से बनती है, ऑर्गेनाइजेशन से बनती है, पीपल से बनती है, लॉ से बनती है, प्रोसेसेस से बनती है। इट मींस आपको कंपोनेंट नंबर 4 में कमिटमेंट टू अट्रैक्ट, डेवलप एंड रिटेन कॉम्पिटेंट individuals so that then only you can fulfill your objective. And the component number 5 is individuals are held। भाई साहब अगर आपने गलती की है तो आपका कान खींचेंगे, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। इट मींस यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इंटरनल कंट्रोल। भाई ओवरऑल सीईओ रिस्पॉन्सिबल है, ओवरऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ओवरऑल सीनियर रिस्पॉन्सिबल है, बट हमने एक एम्प्लॉय को रखा, उसको अथॉरिटी दी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसको प्रोसेस बताया, उसको स्टैंडर्ड्स बताई, फिर भी वो चालाकी कर रहा है तो उसका कान पकड़ना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा भाई तू रिस्पॉन्सिबल है, थप्पड़ पड़ेंगे अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा काम किया तो। बेटे कोसो ने 5 कंपोनेंट्स दिए। पहला कंपोनेंट आई थिंक मैं बता चुका हूं जिसका नाम है कंट्रोल एनवायरनमेंट। मैं इस समय कंपोनेंट नंबर 2 में हूं, उस बच्चे की कहानी को देख रहा हूं कि रिस्क को एसेस करेंगे कि क्या क्या चोरी चकारी हो सकती है, क्या क्या लॉस हो सकता है, क्या क्या एसेट को खत्म हो सकता है, कैसे कैसे कोविड जैसे वायरस दोबारा आ सकते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, कैसे कैसे क्या क्या केसेस हो सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाए आफ्टर रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर। तो आई विल असेस द लॉस, द रिस्क ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क को असेस करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, असेस करूंगा, मैनेज करूंगा, देन ओनली आई कैन हैव रिस्क असेसमेंट। तो इसके लिए मुझे 4 प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं भाइयों और बहनों। मैंने नहीं दिए, कोसो के इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क 2013 इज टेलिंग दैट इफ यू फॉलो दीज 4 प्रिंसिपल्स
अगर आप ये 4 प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे तो आपको रिस्क असेसमेंट में आसानी होगी, विच इज आर कंपोनेंट नंबर 2। जैसे हम कहते हैं जी, अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि अगर तू सच में विश्व का सबसे बढ़िया धनुर्धर बनना चाहता है तो इतने बजे उठ, इतनी प्रैक्टिस कर, ये कर। तो बेटे उस वो प्रिंसिपल्स हैं जो आपको करना पड़ेगा। कोसो ने कहा ये प्रिंसिपल्स है विच यू हैव टू फॉलो, देन ओनली यू कैन हैव अ गुड रिस्क असेसमेंट। तो देखिए जी क्या लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क कैन बी आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड। अब मैं चेक कर सकता हूं कि अगर दोबारा से कोई वायरस आया कोविड जैसा, भगवान ना करे ऐसा हो, 5 साल तो हो भी गए कोविड को गए हुए, तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू स्ट्रीम स्ट्रांग रहेगी, या व्हाट आर द अदर थिंग्स, यू नो। रिस्क कैन बी आइडेंटिफाइड एंड एनालाइज, रिस्क को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिस्क कैन बी, यू नो, वी कैन जज दैट कितना अमाउंट ऑफ रिस्क होगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, उसकी असेसमेंट हो सकती है, फिर उसको मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि कहां गए थे, क्या खाया था, क्या करते हो, कहां करते हो, क्या हो रहा था। तो ही वांट टू आइडेंटिफाई द रिस्क, देन ही विल एनालाइज द रिस्क, एंड लास्ट इज ही विल गिव यू मेडिसिन, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। तो as a, you know, as a accountant, as a finance guy, accountant guy, you have to ensure that you should have a component number 2, that is risk assessment, and for ensuring that component number 2 you have to follow 4 principles, and that is principle number 6 is, I think 6 और 7 समझ आ गया सभी को। चोरी कितनी बड़ी हो सकती है, हम नेगेटिव सोचेंगे, पेसिमिस्टिक चले जाएंगे, कंजर्वेटिव हो जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा अगर उस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर सब मिल गए, मेन कैशियर मिल गया, जूनियर कैशियर मिल गया, कितनी बड़ी चोरी कर लेंगे, ये क्या मैनिपुलेट हो सकता है। दैट विल बी माय पोटेंशियल फॉर फ्रॉड इज कंसिडर्ड एंड चेंजेस दैट कुड इंपैक्ट। अब मुझे पता चल गया कि यार ये चोरी हो सकती है, यहां पे लूप होल है, यहां पे ऐसा है, यहां पे इफेक्टिव नहीं हो रहा, ये रिस्क की पॉसिबिलिटीज हैं, फिर मैं उनको प्लग करने की कोशिश करूंगा, चेंजेस लेकर आऊंगा। कि मैं अगर कौन सी चेंजेस लेकर आऊं कि वो इंटरनल कंट्रोल थोड़ा सा ठीक हो जाए। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो कंपोनेंट नंबर 3 इज कंट्रोल एक्टिविटीज। आई हैव जस्ट टोल्ड यू, when I say control activities, we have prepared the standards, we have given the processes, we have given the policies। हमने एक बच्चे को टाइम टेबल बना के दे दिया, अब वो पढ़ना शुरू कर रहा है, हम उसको बीच बीच में जाकर चेक करेंगे, प्रिवेंटिव कंट्रोल एक्टिविटीज करेंगे, डिटेक्टिव कंट्रोल एक्टिविटीज करेंगे, और जो उसने किया हम देखेंगे क्या हमने ये सोचा था। इट मींस एम्प्लॉइज काम करना स्टार्ट करेंगे, वी हैव सेग्रीगेटेड द ड्यूटीज, वी हैव गिवन द अथॉरिटीज, वी हैव गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ एक्चुअल पिक्चर स्टार्ट होगी, मतलब कास्टिंग खत्म हो जाएगी, प्रोड्यूस बाय खत्म हो गया, हमने सब बता दिया। अब पिक्चर जब स्टार्ट होगी, तो जब एक्चुअल पिक्चर होगी तो हम देखेंगे किसने कौन सा कैसा रोल प्ले कर रहा है, और उसको देखेंगे कि जो हमने कहा था, जो डायलॉग बोला था वही कर रहा है या अपने हिसाब से डायलॉग ऐड कर रहा है। तो दैट इज कंट्रोल एक्टिविटीज। इट विल कंटेन 3 प्रिंसिपल्स। 3 प्रिंसिपल्स हैं जी, बड़े प्यारे प्यारे से प्रिंसिपल्स हैं। मैंने कहा कंट्रोल एनवायरनमेंट में 5 प्रिंसिपल्स हैं, रिस्क असेसमेंट में 4 प्रिंसिपल्स हैं, कंट्रोल एक्टिविटीज में 3 प्रिंसिपल्स हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में 3 प्रिंसिपल्स हैं, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज में 2 प्रिंसिपल हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कंट्रोल एक्टिविटीज टू मिटिगेट रिस्क आर सिलेक्टेड एंड डेवलप्ड। अब हम ये चेक करेंगे कि हम कौन से एक्टिविटीज कंट्रोल की लेकर आए जिससे कि रिस्क को हम मिटिगेट कर पाए। जैसे मैंने कहा प्रिवेंटिव कंट्रोल एक्टिविटीज, डिटेक्टिव कंट्रोल एक्टिविटीज, जनरल कंट्रोल एक्टिविटीज ओवर टेक्नोलॉजी आर सिलेक्टेड एंड डेवलप्ड। तो हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेंगे, सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे और बड़ी सारी बातें करेंगे, जिससे कि यू नो वी कैन चेक कि भाई वो इंटरनल कंट्रोल में कहीं कमी तो नहीं आ रही। तो दीज आर द कंट्रोल एक्टिविटीज। जैसे एग्जिट गेट पे गार्ड को रख देंगे, जैसे हेड कैशियर चेक करेगा जूनियर को, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर देंगे, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेंगे। सो दिस इज प्रिंसिपल नंबर 7 विद हेल्प ऑफ विच वी कैन, यू नो, दिस इज प्रिंसिपल नंबर 11 विद हेल्प ऑफ विच वी कैन इंश्योर द कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज आर डिप्लॉयड थ्रू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। हम कहेंगे भैया ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। पहले ही हमने टॉप लेवल ने, टोन ऑफ द मैनेजमेंट ने पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बना दिए। अब हम आपकी बातें नहीं सुनेंगे, आप फालतू की बात ना करना, जो रूल है उसको फॉलो करो। जैसे हमने अपने यहाँ रूल बनाया कि अगर हमने किसी को लेक्चर सेल करने हैं तो हम पहले ईमेल करते हैं, फिर हम उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। हमने एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है, उसके बाद हम मेल करके बताएंगे हमने ये बातें बोली है, फिर उसको ठीक लगता है तो वो पेमेंट करेगा। अच्छा वो पेमेंट करेगा तो फिर हम मेल भेजेंगे, उसको एडमिशन फॉर्म भेजेंगे। इट मींस दिस इज अ पॉलिसी एंड द प्रोसीजर्स व्हिच वी आर देयर।
सो दैट किसी को ऐसा ना लगे कि वो चीट हो गया। तो बेटे इसे इंटरनल कंट्रोल, अब मेरे पास इंप्लॉइज 10-12 हैं जो अपने अपने घर से भी कर रहे हैं, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, दे आर फॉलोइंग द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो आई थिंक आप ये प्रिंसिपल समझ गए। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। एनवायरमेंट बना दिया, रिस्क असेस कर लिया, एक्टिविटीज कर दी, अब हम ये चेक कर रहे हैं कि वो एक्चुअली में क्या कर रहा है, और उसका हम जज करेंगे कि क्या उसकी एक्चुअली में आउटपुट है, और वो इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे और उसके बाद उसको कम्युनिकेट करेंगे, भाई यहां पे तूने ठीक किया, यहां पे गलत किया, ये अच्छी बात की, ये गंदी बात की, नेक्स्ट टाइम ये मत करियो। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में 3 प्रिंसिपल्स हम करने वाले हैं। रेलेवेंट क्वालिटी इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड एंड इज यूज्ड, जो उसी से रिलेटेड होगी, उसी इंप्लॉय से, बिकॉज वी वांट टू एंश्योर इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, रेलेवेंट क्वालिटी इंफॉर्मेशन रखेंगे, इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इंटरनली, हम कम्युनिकेट करेंगे। बाहर वालों को क्या बताना है बेटा, इंटरनल कंट्रोल तो अंदर का है, अंदर की बात है। लक्स कोजी पहनते हो तो अंदर गर्मी लगती है, तो बेटा इट इज टू बी कम्युनिकेटेड इंटरनली एंड द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट्स विद द एक्सटर्नल पार्टीज। ठीक है सर, लास्ट कंपोनेंट की तरफ आ गए, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। मैंने कहा ना, ये लाइफ बेटा ऐसे ही चलती रहेगी, कभी बंद नहीं होने वाली। आप ये मत सोचिए कि बस एक बार अपने सिस्टम लगा दिया, एनवायरमेंट बना दिया, रिस्क असेस कर लिया, एक्टिविटीज कर दी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की, चैप्टर क्लोज। नो, दोबारा से दुनिया बनेगी। एक था लड़का, एक थी लड़की, दोबारा से घर आबाद होगा, गांव वाले आएंगे, फिर लुटेरे आएंगे, फिर नया गांव बनेगा। इट मीन्स it is a continuous process. You have to activate, you have to do monitoring regularly. So last component is monitoring activities. That is my component number 5 of integrated framework. इसमें 2 ही principles हैं, ज्यादा है ही नहीं यार। Ongoing and separate evaluations are performed of the internal control system. जब एक्चुअली में काम हो रहा है उस समय भी हम चेक करेंगे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, बाद में स्पेसिफिकली भी चेक करेंगे। मैं नहीं, सीईओ, टॉप मैनेजमेंट, टोन ऑफ द टॉप, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, और लास्ट में इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज आर इवैल्यूएटेड एंड कम्युनिकेटेड फॉर करेक्टिव एक्शंस। बेटे कमी किसमें नहीं होती, बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। मैं कहूं जी मैंने कोसो बेस्ट पढ़ाया है, हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में बेस्ट नहीं है, तो मैं अपनी कमियां निकालूंगा, उसको डेफिशिएंसीज को देखूंगा इंटरनल कंट्रोल में, अगेन उसको इंप्लीमेंट करूंगा और लाइफ आगे लेके चलूंगा। दैट इज माय 17th प्रिंसिपल माय डियर फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने फुल एनर्जी के साथ आज आपको ये सारी बातें बताने की कोशिश की है। मैंने लेमैन ब्रदर की हेल्प ली, मैंने विकिपीडिया की हेल्प ली, और मैंने, देखिए मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप, जब तक आप इस चीज को रिलेट नहीं करेंगे ना रियल लाइफ से, तो आपको समझ कम आएगा। मैं बस यही चाहता हूं कि आप इसको रियल लाइफ से रिलेट किया करें। जैसे मैंने आपके सामने ये रखा है ना, ये रखा, तो आपको इस पूरी विकिपीडिया में जाना है, एक बार चेक करना है कि क्या कह रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में, फिर ये क्या कह रहे हैं मॉनिटरिंग में, तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा यार। I think I have solved the purpose. Can I say this lecture as a lecture for COSO, for internal control, for integrated framework? Be happy, be jolly, be cheerful.